नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसका नाम संकल्प पत्र दिया है। इसमें 2022 के विजन को भी बताया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस 48 पेज के संकल्प पत्र के जरिए नए भारत के निर्माण का वादा दोहराया है। बीजेपी ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें तमाम वो मुद्दे भी सम्मिलित हैं जिन मुद्दों के आधार पर उसने 2014 का चुनाव भी जीता था। भारतीय जनता पार्टी 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आयुष्मान योजना का क्षेत्र बढ़ाना चाहती है ताकि वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कृषि के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन करने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है तथा ये भी कहा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर वो संकल्पबद्ध जरूर हैं, लेकिन जो संवैधानिक दायरे में हो सकेगा वो करेंगे। धारा 370 पर भी वही रुख है जो 2014 में था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी स्टैंड पर परिवर्तन नहीं किया, लेकिन कब पूरा होगा ये अब तक नहीं बताया है। बीजेपी के आज के घोषणा पत्र को लेकर राजनीतिक दलों में बड़ी हलचल है। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर पूरे देश में एक मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ है। बीबीसी ने अब से थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपना जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें 346 वायदे किए थे, 346 वायदे किए थे और सिर्फ 117 काम पूरे हुए हैं। बाकी अभी लगभग 190 जो वादे किए थे उस पर काम चल रहा है और 39 ऐसे वादे हैं जिस पर कोई काम ही नहीं हुआ है। ये बीबीसी ने रिपोर्ट जारी करके एक भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का इवैल्यूएशन पेश किया है। अब सवाल इस बात का उठता है कि इस संकल्प पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दे लेकर जा रही है, जनता में इसका क्या इम्पैक्ट है। नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर, काले धन को लेकर तमाम वो मुद्दे हैं जो अनुत्तरित रह गए हैं, जिसका जनता इंतजार कर रही थी कि इस पर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में कुछ महत्वपूर्ण ऐलान करेगी, लेकिन इस पर किसी प्रकार के ऐलान आज संकल्प पत्र में नहीं हुआ। यह जरूर बात है कि इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने 2030 तक का एक विजन भारत को लेकर प्रस्तुत किया है कि भारत को 2030 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने के लिए मोदी सरकार काम करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खास फोकस किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर अगर सरकार उनकी बनती है तो बहुत काम करेंगे और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो पूर्ववत काम करती रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया, अगर उससे कंपेयर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा पत्र में काफ़ी दबाव में दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसे लोक लुभावन वायदे किए हैं उन वायदों की काट बीजेपी खोज नहीं पाई है, क्योंकि 72,000 सालाना कि इस काट को उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कुछ लेकर आएगी, लेकिन फिलहाल संकल्प पत्र में इस 72,000 की कोई काट नहीं आई। तो आज इस संकल्प पत्र को घोषित करते हुए क्या कुछ कहा गया, पहले वो सुनिए, विपक्ष की भी इस पर प्रतिक्रिया सुनिए, फिर एक बहुत दिलचस्प डिबेट हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को मैंने आज आमंत्रित किया हुआ है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, डकौसलों से भरा होता है। संकल्प पत्र नहीं है। आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें। फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार। देश की जनता खारिज करेगी इस बार और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार। मेरे साथ आज की डिबेट में राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हैं, उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं, प्रबुद्ध समाज से हरिशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, हरनाम सिंह किसान नेता, मनीष हिंदवी राजनीतिक विश्लेषक, ताहिरा हसन जी मौजूद हैं, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजेंद्र द्विवेदी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर कविराज जाने माने दलित चिंतक मेरे साथ कार्यक्रम में, और प्रदीप गुप्ता दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र सिंह जी भी ज्वाइन करेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, आज बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र जिसको आप संकल्प पत्र का नाम देते हैं वो जारी हुआ। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार तो आप कम से कम राम मंदिर निर्माण की कोई तिथि मुहैया कराएंगे, इस बार आप बताएंगे कि नोटबंदी से क्या फायदे हुए, इस बार आप बताएंगे कि जीएसटी से क्या क्या फायदे हुए। ये सब मुद्दे तो गायब हैं।
अब आप कह रहे हैं 100 लाख करोड़ रुपया आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, लेकिन यही राहुल गांधी जब 3 लाख करोड़ रुपया गरीब किसानों को, गरीब लोगों को देने की बात करते हैं तो आप कहते हैं पैसे कहां से आएंगे? देखिए ब्रजेश जी, मैं मानता हूं इस पूरे अगर संकल्प पत्र को देखा जाए तो भारत का विजन कैसा है, भारत कैसे आगे बढ़ेगा। मैं महत्वपूर्ण अगर वर्ष उल्लेख करूं 2022, हमने जब पहले भी इस बात को कहा था कि जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो हर व्यक्ति के पास पक्की छत हो, उसका मकान पक्का हो, किसानों की आय दोगुनी हो, इस देश में सुरक्षा एक जो जन आंदोलन के तौर पे बन गया है, पूरा देश शौचालय युक्त हो, ओडीएफ से पूरा युक्त हो। हमने इस प्रकार के जो चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए एक डेडलाइन तय करने का काम किया है। 2047 तक ये भारत विकसित भारत बने, हम इसके लिए एक रूट मैप बना करके उस पर काम करने की हम बात कर रहे हैं। और भारत 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बने, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए क्या क्या करने वाले हैं उसका एक पूरा रोड मैप रखने का काम किया है। भारत के लगभग 6 करोड़ लोगों से भारत के मन की बात कार्यक्रम के तहत हमने जनता के साथ संवाद करके, उनके सुझावों को लेकर के, गांव गरीब किसान से बातचीत करके, विशेषज्ञों से बातचीत करके हमने अलग अलग पहलुओं पर इसमें बात की है। इसमें किसी जाति विशेष के लिए कोई रेजिमेंट बनाने की बात नहीं है, इसमें किसी मजहब विशेष के लिए कोई लॉलीपॉप देने की बात नहीं है। हमने इसमें सबका साथ सबका विकास इसमें रखा है, किसी का तुष्टीकरण नहीं है, सब विकास के मुद्दे पर सबको जोड़ने का काम किया है। और विशेष करके किसानों के लिए, क्योंकि राजनाथ सिंह जी इस पूरी जो मैनिफेस्टो बनाना था, जो संकल्प पत्र बनाना था, उस कमेटी के चेयरमैन थे, लखनऊ से ही सांसद हैं, गृह मंत्री हैं और लखनऊ के वोटर होने के नाते इस बात को हम गर्व से कह सकते हैं कि किसान नेता वास्तविकता में राजनाथ सिंह जी ने आज किसानों के लिए जो इसमें सहूलियत देने का काम किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के 5 वर्षों तक मिलेगा। अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है। किसान सम्मान निधि जो अब तक 2 हेक्टेयर तक की शर्त हमने लगाई थी, अब तक उसको कर्जा तो माफ नहीं होगा हटाया है हमने। कर्जा तो माफ नहीं होगा उसका। नहीं, देखिए मैं मानता हूं कर्जा माफ करना तात्कालिक व्यवस्था होती है, दीर्घकालिक व्यवस्था नहीं है। दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के लिए हमको किसानों के साथ उनकी समस्याओं को एड्रेस करते हुए एक समाधान प्रस्तुत करना होगा। और उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही 86 लाख किसानों के हमने कर्ज माफ करने का काम किया है ना। जहां जहां भी हमारी राज्य की सरकारें हैं वहां हमने इस तरह के मेजर्स लिए हैं। जो वायदे किए थे उन वायदों को अगर इवैल्यूएट करें तो जो रिपोर्ट आ रही 346 वायदे किए और सिर्फ 117 वायदा पूरा किए। नहीं, मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं। ये रिपोर्ट बायस्ड है। स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने संकल्प पत्र में कही भी नहीं चाहते हैं राकेश त्रिपाठी की जितने वायदे थे सब पूरे हो गए? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर सब कुछ पूरा हो जाता तो निश्चित तौर पर राम राज्य की कल्पना साकार हो जाती। हम हमेशा बड़े टारगेट, बड़े लक्ष्य लेकर के चलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं किया आपने कि आप खुद ही एक अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर आते कि साहब हमने आपसे ये वायदा किया था, 5 साल आपने हमको सरकार चलाने का पूरा मौका दिया बहुमत के साथ, हमने ये वायदा पूरा किया, वो तो आप गोल कर गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमने जीवन जनता के सामाजिक स्तर को उठाने का जो काम किया है, जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। 34 करोड़ लोगों के देश में हमने पहली बार खाता खोलने का काम किया है। 7 करोड़ हमने तो बताओ आप नोटबंदी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हो? नहीं, बिल्कुल मांग रहे हैं। हमने कहीं नहीं लिखा। नहीं, हमने पूरे 48 पन्ने में कहीं लिखा हो? मैं सबको चुनौती दे रहा हूं, बताइए कहां लिखा हुआ है? मैं भी अभी दिखा दे रहा हूं। बताइए कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? देखिए, नोटबंदी का फायदा तो कमलनाथ जी के यहां भी दिख रहा है। उनके ओएसडी के यहां जो छापे पड़ रहे हैं ना, ये सब नोटबंदी के आफ्टर इफेक्ट है। 10 करोड़ नोटबंदी के बाद 10 करोड़ मिला। तमाम सारे जो ट्रांजैक्शंस किए थे, उन ट्रांजैक्शंस को लगातार इनकम टैक्स ट्रैक कर रहा है और लगातार इनकम टैक्स ने जिस तरह की कार्रवाइयां नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? बिल्कुल, हमने जीएसटी का भी जिक्र किया है और जीएसटी से उनको पीड़ा बिल्कुल नहीं है जो ईमानदारी से बिजनेस करते हैं। ये निश्चित तौर पर आज उनको पीड़ा है जो 2 नंबर की इकोनॉमी चलाना चाहते थे, जो 2 नंबर का बिजनेस करते थे, जिनके आज भी खाते बिल्कुल प्योर है, उनको जीएसटी से किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और जीएसटी तो कांग्रेस भी बात करती रही है और जीएसटी तो सारे राज्य सहमत हुए हैं। 89 से तकरीबन 12 छोटे बड़े चुनाव हुए, सब में आपने कहा राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा। इस बार भी चलो किसी तरह राम मंदिर का जिक्र आ गया आपके संकल्प पत्र पे। राम मंदिर तो बना नहीं, धारा 370 हटी नहीं, 35 से हटा नहीं, कश्मीरी पंडित आज भी दिल्ली में पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो हमारे आस्था के विषय हैं, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत के प्रश्न हैं, सांस्कृतिक विरासत के प्रश्नों को चुनावी मुद्दों के तौर पर न देखा जाए। हमने अपनी राय स्पष्ट की है। आप हर बार हमें पढ़ के सुना देता हूं। हम इसका डोंट ब्लेम मत करिए। आपने लिखा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर 2.5 लाइन की एक लाइन लिखी इन्होंने,
संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाश किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अरे 30 सालों से आप संभावना तलाश रहे हो। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, मैं जवाब 12 चुनाव में आपने हर बार वोट लिया, हर बार 2.5 लाइन। मैं बहुत निवेदन के साथ, देखिए बार-बार मीडिया इस प्रश्न को उठाती है, मैं बहुत निवेदन के साथ कह रहा हूं, राम जन्मभूमि के मसले पर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो खुलकर कहती है कि जहां रामलला विराजमान है वहीं भव्य मंदिर बनना चाहिए। एक बनाएंगे, दूसरी डेट बात, बिल्कुल नहीं बता बताएंगे। रहे हैं, हम बता रहे हैं। देखिए डेट बताने का काम तो कोर्ट का होता है। हमने क्या किया है ये लिख देते ना इसमें लिख दो भाई, इसमें लिख दो कि डेट कोर्ट बताएगा। राजनीतिक दल के तौर पर हमको जो करना है वो हमने किया है। उमाशंकर पांडे 2010 से लेकर के 2014 तक क्यों नहीं एक पन्ने का ट्रांसलेशन का काम जो है यूपीए सरकार ने किया? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की ट्रांसलेशन के लिए आपकी सर आप वोट मिले थे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद हमने 3 महीने के अंदर 70,000 चीजों का ट्रांसलेशन किया। राकेश जी, क्या पन्नों के ट्रांसलेशन के नाम पर आपको वोट मिले थे? प्रक्रिया में जो भी वोट सरकार मिले का थे योगदान आपको होगा, राम मंदिर के निर्माण को लेकर, प्रक्रिया में जो जो सरकार का आपने नहीं योगदान किया। होगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। इट और न्यायिक एक्सेप्ट प्रक्रिया इट बिल्कुल एक्सेप्ट ओके, ऑलराइट। उमाशंकर पांडे होगा तो राजनीतिक ओके, समाधान उमाशंकर देंगे हम। पांडे, आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फैन फेयर तरीके से अपना घोषणा पत्र लागू किया है। आपके पास तो ये घोषणा पत्र आप तो ऐसा बना नहीं पाए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और किसी के संकल्प पत्र को ढकोसला कहना, झांसा पत्र कहना, ये अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है? रूलिंग पार्टी है, वो चुनाव में जा रहे हैं, आप उनका घोषणा पत्र को झांसा पत्र कह रहे हो? देखिए ब्रजेश जी, खोखले वादों के मसीहा और झूठ और जुमले की राजनीति के प्रणेता इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र कहा था। असल में इनका जो घोषणा पत्र है वो झांसा पत्र है, वो धोखा पत्र है, वो झांसे में फांसों की राजनीति करने वाली, जैसा कि रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे थे, एक बार फिर से देश और प्रदेश की जनता के सामने आया है। आज इनको सच में देश से माफी मांगनी चाहिए थी उन वादों का जो 125 करोड़ जनता से इन्होंने किया, लेकिन 125 वादों पर इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। ये बीबीसी की रिपोर्ट पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन ये बताएं, जो रिपोर्ट है उसमें स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बात इन्होंने की थी, पूरा देश जानता है। उस पर केवल 7% बजट इन्होंने खर्च किया है, आरटीआई से खुलासा हुआ है। गंगा मैया, नमामि गंगे के नाम पर इन्होंने इतना वोट बटोरा, लेकिन 80% बजट नमामि गंगे पर खर्च ही नहीं हुआ। इन्होंने बेरोजगारी की बात की थी कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, 10 करोड़ रोजगार का वादा था, लेकिन एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां छीन ली गई। जीएसटी का जिक्र इन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं किया, इन्होंने काला नोटबंदी का जिक्र अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया, इन्होंने जो गलत तरीके से जीएसटी और नोटबंदी लागू की, उससे जो मौतें हुई उस पर इन्होंने शर्मिंदगी नहीं जताई। पर आप झांसा नहीं कह सकते ना। नहीं, ये झांसा ही है। अगर आप जो है अपने वादों पर खरे ना उतरे, वो क्या है, जुमला तो और बुरा झूठ क्यों ही तो लगता है जब ये कहते हैं आपका ढकोसला पत्र है? तो बुरा क्यों लगता है? देखिए, हम तो जो कहते हैं बेईमानी और झूठ वो क्या हम क्या बोला करते मोदी जी हैं। ने अभी? हमने अगर मनरेगा जैसी स्कीम लाने की बात की थी जिस पर ये प्रश्न चिन्ह उठाते थे, वो हमने लागू किया। विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी एक्ट हमने लागू किया। हमने जब किसान कर्ज माफी की बात की तो हमने लागू किया। 14 करोड़ लोगों को हमने पिछले 5 साल में गरीबी के स्तर से बाहर निकाला, लेकिन इनको जवाब देना होगा। मैं ये लास्ट बात कह दूं, सेना की वर्दी और सेना के राशन का बजट कटौती करने वाले 57 साल में सबसे कम रक्षा बजट देने वाले मेहमान काफी देश की हैं। सुरक्षा मैं चाहता हूं की एक एक करके सबकी बात आ जाए। डॉक्टर अजीज खान, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें राष्ट्रवाद से लेकर कृषि से लेकर बेरोजगारी से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के लिए सब कुछ तो संकल्प किया है। अब क्या परेशानी है आपको? देखिए ब्रजेश भाई, बचा कुछ नहीं, यही तो परेशानी है। और 2014 में भी कुछ नहीं बचा था। ये बहुत दुख की बात है कि इन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे, वो देखिए पूरा वायदा जो भी था वो जुमला साबित हुआ। एक एक करके भी हमारे मित्र बता रहे थे, मैं उस पर अब नहीं दोबारा उस बात को रखना चाह रहा हूँ। हम 370 और 35A की बात रखना चाहते हैं। 2014 में इन्होंने वायदा किया था कि 370 और 35 से हटा देंगे। सर ये आप बात समझे, ये हटाने की बात कही थी इन्होंने। जब पीडीपी से गठबंधन हुआ इनका, तो इनके जो महासचिव है माधव जी, राम माधव जी, उन्होंने लिखित समझौता किया कश्मीर में कि जब तक हमारी सरकार आपके साथ चलेगी मैं 370 और 35A पर कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। एक बात देखिए, इनके कैसे बेनकाब हो रहे हैं। दूसरी बात आप समझिए, इन्होंने कहा, कोर्ट ने इनसे सवाल किया, 4 बार सवाल किया, और इनके अटॉर्नी जनरल ने
370 पे और 35 पर कोई जवाब नहीं दिया, वो वहीं पे पेंडिंग मामला पड़ा रह गया। कश्मीरी पंडितों की स्थिति ये रही। ये फिर वादा कर रहे हैं कि हम अब मैं सर उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कहा था कि साहब हर साल 12,000 कश्मीरी पंडितों को मैं इस्टेब्लिश करूंगा। 5 साल में ये हो गया 60,000 कश्मीरी पंडितों को इनको इस्टेब्लिश करना था। एक नहीं किया, जीरो, कुछ नहीं। सवाल इस बात का है, जो आदमी सिर्फ झूठ पे झूठ बोलता हो, झांसे पे झांसा देता हो, जुमले पे जुमलेबाजी करता हो, उसके वायदों का क्या? ये तो वादे करते ही हैं इसलिए ताकि देश को गुमराह कर सके। सर जो बहुत अहम बात, सर बहुत अहम बात कर रहा हूं, सर बहुत अहम बात है। इन्होंने नौकरी, सर 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, इस घोषणा पत्र में पूरा पढ़ डालिए आप। कहीं उस 2 करोड़ नौकरी का कहीं कोई जिक्र है? पहले तो वादा भी किया था 2 करोड़ नौकरी का। घोषणा पत्र में एक अहम चीज क्या है, मैं आपको बताऊं। सर इस बार वादा भी नहीं किया। इस बार आंकड़े देने से ये बचे हैं, इस बार ये गुमराह कर रहे हैं। सर तो ये सर देश, ये देश को बताएं। 17 करोड़ मुद्रा सर ये देश को बताएं। 17 करोड़ लोगों को रोजगार दे। 17 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन हमने दिया है। स्पेसिफिक आंकड़े सर मुझे कंप्लीट करने दे, एक सेकंड कंप्लीट सर कंप्लीट करने दे। ये इन्होंने नौकरी सब नहीं है, रोजगार नौकरी में अंतर समझिए आप। राकेश भाई नौकरी और रोजगार में आप कह दीजिए, एक सेकंड आप कह नौकरी दीजिए, और रोजगार में अंतर आप नहीं जानते। जनता को कह दीजिए कि आप नौकरी नहीं देंगे, रोजगार देंगे। नहीं, हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, नौकरी नहीं मैं देंगे। स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, नौकरी नहीं देंगे। रोजगार के अंतर्गत नौकरी सर मुझे नौकरी का मतलब सर नौकरी नहीं, नौकरी का मतलब तो भाई नौकरी के नाम पे पकौड़ा बनाओ। नौकरी नहीं दोगे, नौकरी के नाम पे चाय बेचो। नौकरी की बात केवल करने वाले लोग वास्तविकता में देश को क्यों बेरोजगार रखना क्या करें, पकौड़े चाहते हैं? देश को रोजगार सर मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे। स्वरोजगार बीच में इंटरप्ट करना मुनासिब राकेश जी, नहीं, बीच में हाँ, इंटरप्ट पेशेंस। सर मुझे मौका 10 सेकंड केवल, 10 सेकंड बोलिए, चुप। हाँ सर बोलिए। 2 करोड़ नौकरी देने वाला शख्स आज बता नहीं पा रहा है कि वो कितना नौकरी दिया। ओके, हरी और सर, सुनिए सर, प्लीज, कुछ नहीं दिया आपने, प्लीज, सर गुमराह किया ऑनलाइन। और आज अपने संकल्प पत्र में उसका जिक्र भी नहीं कर पा रहा है। 346 वायदे किए थे 2014 में, 117 पर काम पूरा हुआ है, 190 पर काम चल रहा है, 39 की कोई खबर ही नहीं है। देखिए अब नया घोषणा पत्र आ गया। जैसे ऐसा है, हम केवल ये बताना आपको चाह रहे हैं कि जो 2014 में इन्होंने वादा किया था वो तो फिर भी देखने में अच्छा था, भले पूरा नहीं हुआ। लेकिन आपको सुन के ये ताज्जुब होगा, पता नहीं हमारे भाजपा के मित्र इसको समझ रहे हैं या नहीं, इसमें जो कही गई हैं बातें वो इतनी खतरनाक हैं कि उससे लग रहा देश खतरे में है और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों को गंभीर खतरा है। इस पूरे आप उसको पढ़िए जरा, इसमें लिखा हुआ है कि हमें, इन्होंने मुख्य फोकस क्या किया है कि हम कोस्टल सुरक्षा हमारी खतरे में है, हम उसको हम मजबूत करेंगे। घुसपैठियों को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मजबूत करेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि हम जितना जो यहाँ पे आंतरिक आतंकवादी हैं उनको दबाने के लिए अपनी फोर्स को मजबूत करेंगे। कम से कम 20 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें इन्होंने ये साबित किया है कि देश की सुरक्षा जो है सही नहीं चल रही है। पुलिस फोर्स को आधुनिकीकरण करेंगे, बीएसएफ को हम और सशक्त बनाएंगे, हम जो है इस पे मिलिट्री की जो वो हैं उनके इक्विपमेंट्स हैं उनके खरीदने पे और पैसा खर्च करेंगे। मिलिट्री पर हम आत्मनिर्भरता खत्म करेंगे। पड़ोसी देशों को के जो वो है हमारे सीमाएं हैं उनको सील इस तरह से की जाएगी कि उसमें कुछ रास्ते हों जिससे प्रवेश करके हम अपना वो करें, व्यापार कर सकें। कुल मिलाकर ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जो इस घोषणा पत्र में कही गई है। ये नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, एक मिनट, आप क्या चाहते हैं? लखनऊ में धमाके हो? नहीं, बनारस में धमाके हो जैसे पहले होते थे? सबका साथ सबका विकास लेकर कहने वाले में एक भी विकास की चीज इसमें नहीं कही गई है। केवल 3 मुद्दे, करोड़ का 3 मुद्दे केवल कहे गए हैं। सुनिए, विकास के नाम पर 3 मुद्दे केवल हैं। एक तो किसानों को 1 लाख रुपए तक का कर्जा, नंबर 1। नंबर 2, जो किसान 2 एकड़ वाला था अब 100 एकड़ वाले को भी 6,000 रुपया महीना 2 हो गया। तीसरा इनका वादा 33% महिलाओं को आरक्षण पार्लियामेंट में और इसमें। चौथी चीज है कि हम 60 वर्ष से आपको एतराज क्या है इस संकल्प हमको पत्र? क्या एतराज है आपको? हमें एतराज इसलिए है हाँ। कि ये जो बातें कही गई हैं विकास वाली, हाँ। ये विकास वाली बातें तो कांग्रेस वाले घोषणा पत्र में इससे ज्यादा अच्छी हैं। तो इनके वादे से क्या होगा? 6,000 रुपया ही देंगे साल भर में, वो 72,000 दे रहे हैं। तो अगर कंपेयर किया जाएगा विकास के नाम पर तो कांग्रेस का नोटबंदी से कितना फायदा हुआ? पूरा काला धन खत्म हो गया। काला धन का तो नाम ही नहीं लिया गया, तो इसका मतलब है काला धन से क्या हुआ वो चुप है।
उसी तरह से जीएसटी में क्या हुआ, कुछ नहीं। फिर इनका कहना है कि जीएसटी से जो छोटे मजदूरों, जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है, उनको हम पेंशन देंगे 60 साल की उम्र तक, यानी वो बैठा रहे पहले 60 साल तक, उसके बाद वो पेंशन पाएगा। उसी तरह कृषकों को कहा है, मजदूरों को कहा है कि आप लोग वेट करिए, 60 साल के बाद आपकी पेंशन मिलेगी। एमएसपी पर भी कुछ नहीं, नहीं आप उनको बैकअप मत दो, अब आप अपनी बात देखिए, रखेंगे। हमारा मात्र ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले दल ने एकाएक अपना ट्रैक बदला, और बदलने के बाद राम मंदिर का इशू उसमें नीचे छूट गया, वो खत्म हो गया। उसमें तो कह रहे हैं अभी संभावनाएं तलाशेंगे, फिर तो कहा है, फिर एक बार कह दिया तलाशेंगे ना। अभी कहां तलाशा उन्होंने, अभी तो तलाशेंगे। पिछले 20 साल से तलाश रहे हैं। 370 खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, 370 खत्म करने को बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए उसमें कुछ नहीं रहा, वो हो नहीं सकता है। अब आप बताइए कि काला धन वापस लाने की बात है, कहीं नहीं आया कि कितना काला धन आया, कितना तो रोजगार दे दिया, कितना रोजगार दो करोड़ लोगों को दिया। कम से कम फिगर में तो कहते कि यही कहते कि हमने। ओके ताहिरा जी, ऑलराइट ताहिरा जी, मुझे कई सवालों देखिए मैं बिल्कुल दूंगा टाइम, आप बिल्कुल जवाब दीजिए। ताहिरा जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो भी 33% के आरक्षण की डिमांड करता है। आज का घोषणा पत्र बीजेपी का आपने पढ़ा होगा, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि इसमें महिलाओं के लिए क्या कुछ है और पिछले 5 सालों में महिलाओं के लिए क्या किया गया, आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं देखिए, पिछले 5 सालों में मैं तो कहूँगी महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ी, और ये मेरे आंकड़े नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। और जब ये हंगर इंडेक्स कहती है, जाहिर है महिलाएं बच्चों को, पति को खिलाने के बाद खाती हैं, हंगर इंडेक्स कहती है कि हम 103 नंबर पे आ गए हैं 119 देशों में, और हैप्पीनेस में, खुशी में हम आ गए हैं 156 देशों में, और 1% के पास 73% धन आ गया है। तो पूंजीपति बढ़े हैं इस समय, और जितना गरीब है वो गरीब होता गया। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का हालात आप देख ही रहे हैं, जो है गरीब का बच्चा जो है वो जिस स्कूल में जा रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है नहीं। 2 करोड़ जॉब के लिए हमारा नौजवान पूछ रहा है, सवाल आप कर नहीं सकते सबसे बड़े लोकतंत्र में। इन्होंने लोकतंत्र को ही अंडरमाइन कर दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है बाबा साहब के। आप सवाल नहीं पूछ सकते, 2 करोड़ आपने जॉब क्यों नहीं दिया? नोटबंदी में हमारी बिटियां खड़ी हो गई अपने शादी के कार्ड लेके, जिनकी शादियां होनी थी, और उनको पैसा मिलना मुश्किल हो गया। इनके एक नेता ने 500 करोड़ खर्च कर दिया अपनी बिटिया की शादी में। ये बात कर रहे हैं सबका साथ, सबकी विकास की बात कर रहे हैं, पर कह तो रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। कितने लोग मर गए उसके लिए, सच बात है, इनको क्षमा मांगनी चाहिए। हमारे किसानों ने आत्महत्या की, हमारे किसान कितने मरे, जाहिर है उस समय उनकी बुआई का टाइम था, उसके लिए इन्होंने नोटबंदी करके उन्होंने कहा सब काला धन आ जाएगा। संकल्प पत्र में पूरी जनता खड़ी हो गई कि काला धन आएगा। कहाँ है काला धन? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नहीं, और ब्रिजेश जी, अभी अरुणाचल में रैली से पहले जो डर्टी मनी दिखा सामने, वो काला धन कहाँ से आया? जब आरबीआई कह रही 98.3% नोट वापस आ गए के पास है, आप कहाँ से आया? इसका जवाब इनको देना चाहिए। सवाल लेंगे नहीं, जवाब देंगे नहीं, लोकतंत्र को अंडरमाइन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे नहीं, और बात करेंगे सबके विकास की। मैम एक सवाल ले लीजिए, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूं, सरकारी क्षेत्र में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये वादा कर रहे हैं, आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे, ये कहाँ बढ़ाएंगे? अभी तो कह रहे हैं कि जॉब, और किसमें कह रहे थे नौकरी नहीं, व्यवसाय दिया है, क्या दिया है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। 3 तलाक का कानून तो बनाने की कोशिश की। 3 तलाक में क्या किया इन्होंने? 3 तलाक कानून लाते इन्होंने हम लोगों से कोई इनपुट नहीं लिया, उन्होंने जो सिविल केसेस है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब ये क्या है? आपको करना नहीं था, आप क्या करना चाहते थे? मैं निवेदन महिलाओं के लिए भी आप क्या कर, सबके विरोध के पैनल में सबके विरोध के इसलिए मुझे बारी-बारी से समय पहले राउंड में सबकी बात आ जाए, फिर आपकी बात ले लें। हरनाम सिंह, कितना बड़ा ऐलान हो गया कि 1 लाख रुपए तक कर्ज लो, कोई ब्याज नहीं देना है। अब तो बल्ले बल्ले है आपकी, अब तो खुश हो जाओ भाई। हरनाम सिंह, 1 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी के लोगों अच्छा, 72,000 वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, बताओ। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कथनी और करनी जो भारतीय जनता पार्टी की थी, वो 11 तारीख से बटन दाबना शुरू हो जाएगा, उसी में सब देख लेना। मई में इनके अपनी जो बात कहने आए हो कि धमकाने आए हो? धमकाने नहीं आया हूँ, बात कह रही है, किसान धमकाने नहीं आया हूँ ब्रजेश जी, धमकाने नहीं आया हूं। आप देख लो, इन्होंने कहा था 14 दिन में भुगतान करेंगे। इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का बढ़ाया, कहा आंकड़े देते हैं, उसमें बताएंगे इतने लाख मीट्रिक टन हमने ये खरीदा है। आप देख लो किसानों ने कितनी आत्महत्याएं की हैं।
इनका पिछला घोषणा पत्र देख लो। 4 साल 11 महीने में देश के, आपके चैनल के माध्यम से हमने 50 बार कहा, 4 साल 11 महीने में इस देश के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन के संगठन के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलने की जरूरत नहीं समझे प्रधानमंत्री जी। किसानों की बात करने वाले किसानों को गौमूत्र से ये बताएंगे कि आप ऐसे गेहूं और गन्ना पैदा करो, मतलब ये वैज्ञानिक है कि हम वैज्ञानिक हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान सम्मान निधि शुरू की, आप लोगों को 6,000 रुपया एकड़ सालाना पैसे दे रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं एक बहुत 1 लाख तक का क्रेडिट का आपको लीजिए, बैंकों से लोन लीजिए, ब्याज नहीं देना है। अब क्या कर दें जिससे आप खुश हो जाओ? ब्रजेश जी, एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, फिर मई में आपसे मुलाकात होगी। राजनीतिक दल हमारे साथी बैठे हैं, हम कहते हैं किसान जो अनाज उत्पादन करे, सब्जी जो उत्पादन करे, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार भाव से तय किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि 100% उसकी खरीदारी चाहे होगी। अगर सरकार नहीं खरीद पाएगी तो उसकी एवज में जो हमारी फसल... मैं प्रोफेसर कविराज जी को भी इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं, उनके भी राय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर साहब। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें आपको क्या लगता है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब समाज के लिए क्या क्या है, और इसके पहले जो वायदे पूरा किए गए थे उनको कितना पूरा किया गया, और जो नए वायदे किए गए हैं उससे आप कितना आशान्वित हैं? ब्रजेश जी, ये जो घोषणा पत्र जारी होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, ये पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कोई लीगल बाध्यता नहीं है कि उसको वो पूरा करें कि ना करें। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीवे और घोषणा पत्र के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्लिगेट नहीं किया है कि ये आपको जिम्मेदारी है कि जो आपने घोषणा किया है उसको पूरा करें। तो पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र जारी करें चाहे ना जारी करें, ये उनके ऊपर है, और उसमें जो उन्होंने घोषणा किया है उसको कंप्लीट करें, ये भी उनके ऊपर है, न करें कि करें। उनको 5 साल के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है घोषणा पत्र के जरिए कि वो जनता को बता सकें कि हम आपके बीच इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। रही बात दलितों की, सोशल जस्टिस की, तो अभी आपके एक वक्ता ने कहा भी है कि भारत में असमानता इतनी ज़्यादा है कि उसको कम करने के लिए बीजेपी ने 5 साल में कोई प्रयास नहीं किया, उसको बढ़ाया ही बढ़ाया है। आप आंकड़ा उठा के देखिएगा कि जिस स्तर से 73% जो एसेट है देश का, वो सिर्फ 8 परिवार के हाथ में है। और ये लोग कौन हैं और इनका 5 साल में क्या परसेंटेज बढ़ा है, और जो लोग बीपीएल है, जो गरीब है, जो शिक्षा से वंचित है, उनके लिए बीजेपी ने 5 साल में क्या किया है। बीजेपी एक्चुअल में जानती है कि उसका कोर वोट बैंक बहुत कम है परसेंटेज में, इसलिए अपने घोषणा पत्र में ओबीसी के लिए, एससी के लिए, दलितों के लिए तमाम लुभावने ले आती है। और जो बीजेपी ने अभी किया है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो क्या किया है? पहले एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म करवा दिया, फिर उसको लागू करवा दिया। क्या किया? रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। ओबीसी एससी को जो रिजर्वेशन मिल रहा था उसको इन्होंने एक से एक पत्रावली भेज करके ख़त्म कर दिया। तो रोस्टर वाली बात भी तो मान ली आप लोगों यूनिवर्सिटी की। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ओबीसी एससी बिल्कुल ठीक है, आप नोट करके रखिए, सब एक एक करके जवाब दीजिए। जी बोलिए बोलिए। नहीं क्या बोले, अभी तो राकेश जी तो आ गए। आप तथ्यात्मक गाते गलत ना कहे ना, हमने कहा आरक्षण खत्म कर दिया। आप ऐसे सेंटिमेंटल बातों पर, ऐसी जिनका बड़ा प्रभाव पड़ता है, कम से कम झूठ ना बोले। आप दलित चिंतक अगर वास्तविक है तो कम से कम तथ्य। अरे राकेश जी सुनिए 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 सुनिए, आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, ठीक है, आप अपनी भाषा बोलिए, भाषा राजनीति बोलिए, हम तथ्य ही बोल रहे हैं। हम उसी लाइन में हैं, हम इंटरव्यू लेने जाते हैं, इंटरव्यू देके नौकरी पाए हैं। आप एक जगह नहीं बताइए जहां आरक्षण खत्म किया हो। कहां नहीं खत्म कर दिया? आप बताइए ना कहां आरक्षण खत्म किया है। बता रहा हूं हमने कहां खत्म किया। हमने एससी एसटी एक्ट को मजबूत करने का काम किया। ये भ्रम फैलाना बंद करिए। एट्रोसिटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था और भारत की सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने उसको ठीक करने का काम किया। शर्म आनी चाहिए आपको। दलित चिंतक के नाम पर आप दलितों के हितों के साथ सौदा करने का काम किया। प्रोफेसर नहीं ये शर्म आनी चाहिए। दलित चिंतक के नाम पर दलितों के वास्तविक हितों को छुपाने
का काम करते हैं। आज दलितों के हित के लिए जिसने काम किया है, अरे आप तमीज उनको से बात इग्नोर करिए करके त्रिपाठी, तथ्य लोगों के सामने तमीज से बात प्रस्तुत कर रहे हैं। करिए, अपमानजनक नहीं, शब्दों का आप तमीज इस्तेमाल से बात करते हैं। करिए। नो, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप दलाल आप तथ्यों हैं। का इस्तेमाल कर रहे हैं। दलाल आप आप कहा हैं। है, आपने कहा ठीक है, दलाल आप नहीं, हैं। आपने कहा एट्रोसिटी, दलाल आप आपने कहा हैं। एट्रोसिटी ठीक एक्ट है, भाजपा ने दलाल खत्म आप किया। हैं। एट्रोसिटी एक्ट भाजपा ने खत्म किया। आप दलाल हैं, एट्रोसिटी एक्ट भाजपा ने दलाल खत्म आप किया। हो, आप आप अपनी दलाल हैं। आत्मा से पूछिए एक बार, आपने आप दलाली टीवी की चैनल है। पर क्या कह रहे हैं? एट्रोसिटी एक्ट शांत रहिए पहले, भाषा का उसमें एट्रोसिटी भाषा एक्ट का में प्रयोग सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रित ऑर्डर था करिए। और भारत भाषा सरकार ने का उसको प्रयोग अमेंड करने नीति का तो काम करिए किया। पहले। भारत सरकार दलितों हम के किसी पक्ष में पॉलिटिकल खड़ी पार्टी हुई। के प्रवक्ता भारत नहीं। सरकार ने दलितों को नहीं, समाज तमीज से बात करिए त्रिपाठी। नहीं कह सकते। प्रोफेसर का मतलब झूठ तमीज थोड़ा से बात करिए अपमान त्रिपाठी। भाई देश में यही तमीज से प्रोफेसर बात करिए। देश में प्रोफेसर नक्सलवाद को भी कुछ नहीं प्रमोशन झूठ देने है। का काम करते हैं। वो आपको देश नक्सली में लगते हैं। प्रोफेसर- देश में ये आपको प्रोफेसर नक्सली गलत लगते राह पर ले जाने का हैं। काम शांत करते हैं। रहिए। ये भी दुर्भाग्य शांत रहिए आप। ये भी दुर्भाग्य आपको प्रोफेसर एक तरह से नक्सली बात दिखते कर हैं। बरगलाने का काम बंद आपको करिए। नक्सली दिखते हैं। दलितों को ये बात बरगलाने का करिए। काम बंद करिए। दलितों को शांत बरगलाने का रहिए। काम बंद करिए। आप जैसे लोगों के कारण शांत ही रहो। वास्तविकता आप में बरगला वंचितों रहे की हो। पीड़ा आप बरगला रहे हो। उनकी बात, हाँ। आप बरगला रहे हो, नहीं, आप बरगला बताइए रहे हो एट्रोसिटी एक्ट दलितों किसने को, खत्म किसी किया? को हम नहीं एट्रोसिटी बरगला रहे एक्ट पर हैं। किसने चोट की थी? ओके, और किसने कहाँ नहीं बचाने खत्म का किया काम है? ऑलराइट किस बता रहे हैं किस जगह खत्म कर दिए। हर यूनिवर्सिटी में विज्ञापन जारी होता है। अरे आप 200 13 पॉइंट का पॉइंट रोस्टर प्रोग्राम हम जारी लेकर करते के आए। हैं, 200 उसी पॉइंट समय का सारी रोस्टर यूनिवर्सिटी ओके, में आ जाता है ऑलराइट, वैकेंसी। ऑलराइट, राजेंद्र भर्ती हो द्विवेदी जाता जी। है। ऑलराइट, अरे दलितों आप को सर्वाधिक प्रोफेसर लाभ साहब अगर है है तो मोदी है सरकार पैसे। में मिला है। उनको सुप्रीम घर कोर्ट में आप दोनों किसी साथ को हैं। हाई कोर्ट के उनको डिसीजन को तमाम सामाजिक सरकार रोक सुरक्षाएं मिली सकती है। है। उनके खाते पहली शांत बार हो खुले जाइए, हैं। आप बात करते हो, कूल डाउन, ऑलराइट। कुछ नहीं मिला है। राजेंद्र बकवास द्विवेदी कर जी रहे हैं। मेरे साथ आइए मौजूद बसपा हैं। की भाषा राजनीति का करिए। नियंत्रण बसपा के करके घोषित उपयोग प्रवक्ता बन करिए। के आइए। दलित हम चिंतक किसी की आड़ में पॉलिटिकल बसपा पार्टी का एजेंडा प्रवक्ता रखते नहीं हैं। है। नहीं, नहीं, दलित ये चिंतक की प्रोफेसर- आड़ में पॉलिटिकल बसपा पार्टी का एजेंडा प्रवक्ता रखते नहीं है। हैं। आप सिर्फ तेज ज्यादा आप बोल जैसे सकते लोगों ने ही हैं। आप दलितों का ज्यादा हित तेज करने बोल का काम सकते हैं। किया है। ये दलितों का हित करना बंद आप करिए। जैसे लोग आप दलाली दलित किए हैं। आज चैतन्य हो गया है। दलित आज आगे बढ़ करके अपना हिस्सा मांग रहा है। जस्ट हैव पेशेंस, हैव कौन पेशेंस। कर रहा होगा? हम नहीं गुमराह कर रहे ठीक हैं, है, आप गुमराह कर प्रोफेसर, रहे हो। थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करें। पॉलिटिकल ऑलराइट। पार्टी गुमराह कर रहे हैं। हम राजेंद्र, नहीं जा रहे हैं हाँ, दलितों ओके, को ऑलराइट, किसी से। ऑलराइट। हम उनकी बात कर रहे हैं। राजेंद्र द्विवेदी जी, राजेंद्र द्विवेदी मेरे साथ बात मौजूद हैं। उत्तर बीच प्रदेश में के इंटरफेयर मत किया करिए। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं राजेंद्र द्विवेदी जी। राजेंद्र जी, बीजेपी ने जो वायदे पूरा किए थे उनमें से सिर्फ 117 वादे ही पूरे हुए हैं। बाकी पे या तो काम चल रहा है या फिर उनकी किसी ने पूछा नहीं। अब नया संकल्प पत्र आया है, आप इस संकल्प पत्र को किस तरह से इसका मूल्यांकन करते हैं? ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि घोषणा पत्र जिन भी पार्टियों का आते हैं, ये आंकड़ेबाजों की बाजीगरी है। अब आप बताइए, जो इन्होंने कहा है कि 6 करोड़ लोगों से सुझाव लिया है, इसका मतलब देश का हर 8वां आदमी ने इनके घोषणा पत्र का सुझाव दिया है। 2014 में इनको 17 करोड़ मतदाता थे, तो इसका मतलब हर तीसरे मतदाता ने सुझाव दिया है। ये आंकड़ों की बाजीगरी एक बड़ा महत्वपूर्ण है सबके घोषणा पत्र में। दूसरा यह है कि इन्होंने पेज 48 पर अपने दिया है कि भारत की आज़ादी के 75 साल के लिए 75 संकल्प, ठीक है। तो ये लग रहा है कि 2022 की बात कर रहे हो, 2019 का तो इसमें कुछ है ही नहीं। 14 का जो इन्होंने महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, जैसे इनका जो है रोजगार का कहीं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो राहुल गांधी ने 72,000 का सीधा लाभ देने की घोषणा की, उसके विकल्प के रूप में सीधा कोई इनका नहीं दिखा। सबको साथ सबका विकास को लेकर इन्होंने जितने भी घोषणाएं की या जो भी उपलब्धियां इनकी रही हैं या जो गिनाया है, सर उपलब्धियां क्यों नहीं है? उपलब्धियां इनकी नोटबंदी है, उपलब्धियां जीएसटी है, करोड़ों कह रहे हैं रोजगार दिया है। नहीं तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इन उपलब्धियों के आंकड़े जो इन्होंने 2014 को गिनाए, जैसे मान लो जीएसटी है, रोजगार है, नोटबंदी है, काला धन है, इन सब के आंकड़े जो फिगर आ सकते थे उसको नहीं दिखाया। ये सभी वही उपलब्धियों को अपने घोषणा पत्र में दिया है जो अभी तक प्रधानमंत्री जी लगातार या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते रहे कि क्या क्या लाभ दिया गया, कितना गैस उज्ज्वला योजना में दिया गया है, किसको क्या दिया गया। कश्मीर इशू पर कोई ऐसी नहीं। 2014 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के अध्यक्षता में ये संकल्प पत्र तैयार बनाया गया। आप क्या मानते हो कि इस घोषणा पत्र में नई कोई बात ही नहीं है? नहीं, नई बात हम नहीं कहते। ऐसा कोई अपीलिंग नहीं है जो इफेक्टिव दिखाई पड़े कि जो हरिशंकर पांडे की बात से मैं आपको कन्वर्ट करता हूं। सारे घोषणा तो इस बार कुछ ऐसा चमत्कारिक नहीं है कि जिससे जनता में कोई बहुत बड़ा रिएक्शन हो जाए। ऑलराइट, मनीष सिंघवी जी, ताजा जो घोषणा पत्र आया है मनीष इन्होंने, हाँ जी, नहीं इनका आप पेज 46 पर देखिए, भारत की आजादी के 75 साल के 75 संकल्प। तो लगता है जैसे कि ये सरकार में आकर के अपना काम जो किए हैं वो कंटिन्यू करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी चीज इन्होंने कहा है किसानों को, मध्यम किसानों को
पेंशन देंगे। मनीष सिंघवी, आप किस तरह से मूल्यांकन व्यापारियों को करते हो पेंशन भारतीय देंगे। जनता पार्टी के आज के घोषणा पत्र का? दूसरा, 5 साल में हम ये उम्मीद करते थे कि सरकार अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर भी आएगी और ये बताएगी कि 2014 में साहब हमने ये वायदे किए थे, उन वायदों को 5 साल आपने हमें सरकार चलाने का मौका दिया, हमने ये काम आपके पूरे किए, ये काम रह गए हैं, ये हमारा संकल्प है। वो सब तो हुआ नहीं, नए वायदे के साथ आ गए। उसमें किसी भी ब्रजेश जी, पॉइंट ओके। को लेकर जी राजन जी प्लीज वेट करिएगा, राजन जी प्लीज वेट। यस मनीष जी बोलिए, मनीष जी बोलिए। ब्रजेश जी, ऐसा है कि एक तो ये जो संकल्प पत्र है ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए काम आने लगा है। वो किसी का देख लीजिए, अभी कांग्रेस का आया था, अभी इनका देख लीजिए। हम घोषणाएं ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि कहां से पूरी कर देंगे उसको। 25 लाख करोड़ रुपया किसानों पे खर्च, गांवों पे खर्च कर देंगे, यानी 5 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्च कर देंगे। 25 लाख करोड़ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा। 5 लाख रुपया हर साल हो गया, 5 लाख करोड़ हर साल हो गया। कहां से आएगा इतना फिर पैसा? कहां से आएगा? फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर देंगे, 100 लाख करोड़। घोषणा कर देनी है क्योंकि हमको पता है कि पूरी नहीं करनी। जैसे स्मार्ट 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, देखिए बुलेट ट्रेन की कोई चर्चा नहीं है। कहां गई बुलेट ट्रेन? वापस जापान चली गई या कहीं बीच में रह गई। तो क्योंकि घोषणा कर देना है, पूरा हो और चाहे ना हो। इनइक्वालिटी खत्म कर देंगे, इनइक्वालिटी खत्म होने के बजाय बढ़ गई। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही, कांग्रेस वाले में देखिए, अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र का सारा देख लिए तो 10 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त चाहिए, कहां से आएगा? आप टैक्स भी नहीं बढ़ाएंगे। यही भाजपा के साथ है। ये जो घोषणा पत्र सारे आ रहे हैं, तो जनता को क्या करना चाहिए? इस तरह के ढकोसला पत्र या सो कॉल्ड झांसा पत्र, इनका क्या करें फिर? नोटा नहीं, जनता को करना यह है कि उसको जो बेहतर लगे, मतलब इन संकल्प पत्रों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ भी पूरा होगा या नहीं होगा ये ईश्वर जानता है। मतलब इस बार कुछ गेम चेंजर दिखा कि नहीं आपका बीजेपी के इस संकल्प पत्र में? नहीं, कोई गेम चेंजर आइटम है? नहीं, कुछ भी कोई गेम चेंजर नहीं है। वही पुरानी बातें हैं, वही 35 है, वही 370, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड, वही राम मंदिर। और ओके, प्रदीप गुप्ता जी बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप जी थैंक यू सो मच। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि एक अर्थशास्त्री के नाते आज भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को आपका मूल्यांकन क्या है और भारत की अर्थव्यवस्था जो मौजूदा दौर में चल रही है उस पर आपका क्या आकलन है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक टाइम में जब नोटबंदी करी थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो ये माना गया था कि बहुत अच्छा स्टेप होगा ये देश के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ा अर्थव्यवस्था के अंदर। उसके बाद में जुलाई में इन्होंने फिर जीएसटी लगा दी, तो व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं दिक्कत में रहा। तो मेरा मानना ये है कि जो पहले ग्रोथ रेट थी हमारे देश की 7.9% थी हमारी नोटबंदी से पहले की, वो कहीं ना कहीं पटरी में लाने के लिए सरकार ने बार बार कोशिश करी, हर तरीके से प्रयास करे, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद। लेकिन आज की डेट में सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 7.4, 7.3 पर अटके रह रही है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक हम व्यापारियों की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से जब तक उन्हें मजबूत नहीं करेंगे, जो भी संकल्प पत्र आज की डेट में हम जारी कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जारी कर रही है, चाहे वो कांग्रेस जारी कर रही है, वो सिर्फ लुभाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए कर रही है। उस पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एजेंसी का ऐसा कंट्रोल होना चाहिए, चाहे न्यायपालिका का हो, जो उनको इस पूरे संकल्प पत्र में आपको कोई एक ऐसा पॉइंट मिला जिससे आपको लगे कि ये गेम चेंजर है और ये कांग्रेस के घोषणा पत्र को जबरदस्त काउंटर देगा? ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि संकल्प पत्र जारी करना बहुत आसान काम हो गया हर पार्टी के लिए। कुछ भी उसके अंदर लिख दो, वो पूरा हो ना हो। 2014 का जो संकल्प पत्र था हमारे देश के लिए, जो सरकार आई थी इकोनॉमिक दृष्टि से, उसके अंदर जिस तरीके के वायदे, जिस तरीके के काम करे गए थे, वो आज तक पूरे नहीं हो पाए। योजनाएं बहुत हुई हैं। बीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ सम्मिलित हो चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह, जो घोषणा पत्र आया है ना, उसमें फिर वही कहा गया है, मंदिर वहीं बनाएंगे, बनेगा? देखिए राकेश त्रिपाठी इनसे कुछ भी सवाल करो, जवाब आता है मंदिर वहीं बनाएंगे। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मैं तो अकेला पढ़ता हूं और संपूर्ण विपक्ष अकेले जो है घेरता है, सबका जवाब देना पड़ता है। अब सत्ता में तो एक ही पार्टी रहेगी ना। अब जो सत्ता में है उसे ये सब तो झेलने पड़ेगा। देखिए, किसानों की आय दुगना करेंगे, पिछले घोषणा पत्र में भी था, इस बार भी है। धारा 370 खत्म करेंगे और
पहले भी ये था, इस बार भी है। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये किसानों की आय कैसे दुगना करेंगे? उनका खाद के दाम घटा देंगे कि बीज फ्री देंगे कि गन्ना के मूल्य दुगना कर देंगे? 2 साल से उत्तर प्रदेश में एक पैसा गन्ना का दाम बढ़ा नहीं है। जो बकाया है वो भुगतान पूरा नहीं हो पाया है। काफ़ी हद तक भुगतान किया है, ऐसा नहीं है, सफलता मिली है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं ब्रजेश जी, अच्छा जो घोषणा पत्र में है वो तो ठीक है, और जो घोषणा पत्र में नहीं है वो जो करने लगे, क्या नोटबंदी घोषणा पत्र में थी? क्या SC/ST एक्ट घोषणा पत्र में था? क्या प्रमोशन में आरक्षण इनके घोषणा पत्र में था? और जो ये 100 दिन में कहे थे महंगाई घटा देंगे 2014 में, आज उस पर नहीं बोले। रसोई गैस के दाम पर भी ये नहीं बोले, पेट्रोल डीजल पर भी नहीं बोले, नौकरी पर भी आंकड़ा नहीं दे रहे। बता दो आपने किस प्रदेश में कितने लोग नौकरी दी, कितने लोग। तो ब्रजेश जी घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं और बहुत सारी चीजें उसके इतर भी हैं। जी। लेकिन उम्मीद करें कि चूंकि देश की सरकार है, सत्ता में है, प्रगति के रास्ते पर है, जब इतना घोटाला मोदी ने रोक दिया देश में, जब कोई लूट नहीं हो रही है, तो जो ये लोग कहते हैं घोषणा पत्र से बोझ बढ़ जाएगा, कहाँ बोझ बढ़ेगा? पैसा बच नहीं रहा है। बांटो किसानों को, गरीबों को, और उनको लाओ लोक लुभावन योजना। यही बात तो हरिशंकर पांडे को समझाओ ना भाई। ये कहते हैं काला धन इतना विदेश में है कि आ जाए तो पूरे देश का पेट भर जाए। जी बीरेन जी, ले आइए, कौन रोका? थोड़ा टाइम कम है आज जी। देखिए जो घोषणा पत्र में नहीं होता है, हाँ। उसके लिए एक छोटा मुहावरा है, हाँ। कि एक बार एक टीचर ने कहा, एक छात्र से पूछा कि बेटा ये बताओ कि साली आधी घरवाली होती है, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। तो छात्र ने कहा कि सर ये वो स्कीम है जो दूल्हे को बताई तो दी जाती है, लेकिन उसे मिलती कभी नहीं है। तो घोषणा पत्र के बाहर भी इसी तरह की तमाम स्कीमें हैं। बहुत तो, आपने एक ही लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी। तो देखिए तो आज का साहित्य पेश करिए, फिर राकेश त्रिपाठी जी बड़े व्यग्र हैं। राकेश जी अकेले पड़ गए हैं, हाँ। लेकिन उनको थोड़ा नहीं उनके बचाव के लिए एकदम खड़े तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए आज हमसे एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, हाँ। कि भाई साहब अभी पिछले महीने झांसी की रानी पिक्चर रिलीज हुई, और वहीं एक फिल्म और बन रही है झांसों के राजा, वो 23 मई को रिलीज होगी। तो लोगों ने तमाम तरह की चीजें निकाल रखी है। ब्रजेश जी 4 लाइन से समाप्त करूंगा क्योंकि समय नहीं है, कि जिनके नहीं है नाम उनके नाम बनेंगे, और घर गांव शहर मुरलीधर के धाम बनेंगे, और ब्रह्मांड के सब देवता गौ में समाये हैं, और तुम गाय पाल लेना सभी काम बनेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी अब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम राकेश त्रिपाठी के पास वापस चलेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके इस संकल्प पत्र को लेकर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं, उन आरोपों का एक एक करके जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे। यस गो अहेड। देखिए एक बात मैं कहता हूं, सबसे पहले तो हरिशंकर पांडे जी ने देश की सुरक्षा के मसले को लेकर के कई प्रश्न उठाए थे। मैं मानता हूं कि वो हमारी प्रशंसा कर रहे थे सारे विषयों को रखते हुए कि हमने सुरक्षा के मसले पर क्या क्या किया है और क्या करने वाले हैं। आज काशी में, आज इसी लखनऊ में कचहरी में बम ब्लास्ट होता था, आज पूरे देश में कहीं भी बम ब्लास्ट की घटनाएं नहीं हो रही हैं, केवल जम्मू कश्मीर में कुछ घटनाएं हुई, और हर घटना के बाद मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत की सरकार ने। यह हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे और एयर स्ट्राइक भी करेंगे। गुरदासपुर जम्मू कश्मीर में बॉर्डर का एरिया है। आज पंजाब में पड़ता है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया को छोड़ करके बाकी कहीं भी आतंकी घटना नहीं हुई है। ये उपलब्धि है, ये हमारी उपलब्धि है। दूसरी बात, आईएसआई से जांच कितने घंटे करवाया था आपने? महिलाओं को लेकर के घंटे आईएसआई पठानकोट में जांच जवाब ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों ने मिलकर के हमला बोला है। आप कुरुवंश की कितनी भी सेना ले आइए, जीत पांडवों की ही होगी। अक्षुणी सेना रखने के बाद अटल जी की पंक्तियां इतनी ही कल थे अकेले हुए आज इतने नहीं, तब डरे तो भला हम रहेंगे। नहीं, मैं एक बात बहुत ये तो आपत्तिजनक बात है। मैं ये राम को ये बेचते रहे, ये कौन है ये बता दे। इतनी कोशिश करें, नहीं बताइए आप सफल नहीं राम को बनवास आप बेचते रहे, रावण बन हुआ कि नहीं आपका? लेकिन ताहिरा जी ने एक प्रश्न रखा था महिलाओं को लेकर के, मैं कहिए ना, उसके बाद एक बिंदु केवल इतना है कि आपके घोषणा पत्र में जो सबसे खराब चीज है,
जो नहीं रखना चाहिए था आपको, आपने वो लिखा है। आपने हिंदू मुस्लिम में भेद किया है और आपने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उसमें हिंदू, सिख, जैन को आप जो है नागरिकता देंगे और मुस्लिम को आपने छोड़ दिया है। आपने मुसलमान को गैर क्यों समझा? नहीं, बिल्कुल पहली चीज, बिल्कुल ये तो सूट करता है इनको। मैं सूट नहीं करता। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है। देखिए भारत के मुसलमानों पर, हिंदू धर्म भारत के मुसलमानों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को जब भी भारत में आना चाहेंगे नहीं कर नागरिकता देंगे। और देखिए सारे समस्या की जड़, आप अपने मूल को भूल गए हो, लेकिन भारत अपने मूल को भूला नहीं है। मूल नहीं है, हिंदू भारत के मूल है। मूल जहां से भी वापस लौटना देखिए एक बात बताएं, गृहभूमि हमेशा ये विविधताओं का देश है। सुनिए एक बात, 25 धर्म है, आपने हिंदू मुसलमान, लेकिन हिंदू इस देश का मूल है। मुसलमान की उपेक्षा करना, अगर उपेक्षा की होती, अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति हमने बनाने का प्रस्ताव किया था। अब्दुल कलाम को बनाने का प्रस्ताव खोलते समय हमने किसी मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया। निकाल पहुंचाते समय हमने किसी मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं किया है। कोटा बढ़ाने का काम हमने किया है। आज का कोटा बढ़ाने का काम हमने किया है। ताहिरा जी की बात का जवाब ऐसा है। बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। एक बार भी ताहिरा जी ने मान सकते आज नाबालिग बच्चा के रेप के साथ पहली बार भारत में सरकार ने कानून बनाया। ओके, यस उमाशंकर पांडे प्लीज। मैं दो तीन ताहिरा जी की बात का जवाब दे दूं। बिल्कुल दे दीजिएगा। उमाशंकर आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे थे। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, एक जुमला खूब देश में चला इकोनॉमिक्स को लेके कि हम छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मिल गए। क्या देश को कभी मोदी जी और इनके घोषणा पत्र में क्या ये बताया कि प्रतिदिन देश के प्रधानमंत्री 1403 करोड़ रुपए उधार ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। एक महीने में 45,000 करोड़ रुपए का लोन देश के प्रधानमंत्री ले रहे हैं। आंकड़े ही आपको मैं बता रहा हूं। 2014 में 54 लाख करोड़ कर्ज था और आज 2018 में 82 लाख करोड़। सबसे ज्यादा विदेशी भंडार करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री हर महीने लोन ले रहे हैं। संभावनाएं बढ़ी है। देश के लिए विस्मय बात है। ओके, ये क्या मजबूती है? डॉलर की कीमत आपने क्या कर दिया? ये क्या देश ने देखा नहीं? पूरा डीजल पेट्रोल की कीमत आपने कहां पहुंचा दी? क्या महंगाई बर्बाद नहीं किया? ये हिम्मत नहीं है को करप्ट किया। एक सेकंड रुकिएगा। उमाशंकर प्लीज, आपको इनके संकल्प पत्र पर क्या ऐतराज है? सर मुझे ऐतराज ये है कि सिर्फ इनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है ध्रुवीकरण, क्योंकि इनको पता है कि विकास इन्होंने किया नहीं, काम किया नहीं। इस देश में सिर्फ ध्रुवीकरण करके वोट दिया जाए। लेकिन इस देश की जनता चाहे जितना ध्रुवीकरण करने का प्रयास करे, इस देश की जनता सिर्फ विकास पे वोट देगी। ऑलराइट, ताहिरा जी आपकी क्या आपत्ति है? कोई विकल्प। ऑलराइट, ताहिरा जी क्या आपत्ति है? मुझे बहुत खराब लगा कि एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता, देखिए सुन लीजिए, बहुत गंभीर इशू है। एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी जिस तरह से कभी कह रहे हैं पांडवों की जीत होगी, उनकी होगी। अरे राकेश जी, सब आपको कुरुसेना बता रहे हैं। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें हम गर्व करते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। उसको आप बदल नहीं सकते, ये याद रखिए। ये संविधान से चलेगा और जीत उसी की होगी जो संविधान पे रहेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए राकेश जी। मुझे बहुत आपत्ति है कि होगी और जिन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया है, जीत उनकी ही होगी। आप निश्चिंत रहिए। जो छद्म रूप से अंबेडकरवादी हुए हैं, जिन्होंने बाबा साहब के जीवन के आचरण को कभी उतारा नहीं अपने आचरण में, उनकी जीत नहीं होने वाली है। महिलाओं के इशू पर आपने कई सारी पीड़ा रखी। मुझे केवल इतना बताइए, एक बार भी आपकी जबान नहीं खुली क्या? आज एक बार भी आपको महसूस नहीं होता कि महिलाओं की शौचालय जाने की पीड़ा को किसी प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया तो वो मोदी जी ने किया? एक बार भी निर्मल भारत योजना के बारे में भी जानकारी है? नाम बदला है। निर्मल भारत योजना कांग्रेस के
मुद्दा एक मुद्दा लोग महिला कल्याण के लिए किया, आपको महिलाओं के लिए दिए गए काम दिखाई नहीं देते। क्या उसके ऊपर नहीं एड्रेस करेंगे? बच्चे हमारी जो स्कूल जाती थी उनके साथ छेड़छाड़ हुई, कितनी बच्चों ने मेरठ में भी आत्महत्या की, उसको भी आंकड़े हैं। किसानों के लिए से रेप पे फांसी का प्रावधान हम लेकर के आए। राजनीति की दशा अरे भाई आंखें खोलिए तब तो दिखेगा कुछ आपको। हरनाम सिंह, आपने पट्टी लगा रखी, उतारिए पट्टी उतारिए, आपको दिखेगा विकास, आपको दिखेगा महिलाओं। हरनाम सिंह, सुरक्षा के लिए हमने क्या किया? किसानों के लिए बीजेपी का दावा है कि उन्होंने बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया और थोड़ा बहुत नहीं 25 लाख करोड़ का निवेश होने जा रहा है कृषि क्षेत्र में। अभी भी आपको तकलीफ है? नहीं, तकलीफ हमें कोई नहीं है। इसका फैसला तो मई में मालूम हो जाएगा, कितने करोड़ ये घोषणा कर लें, कुछ कर लें, लेकिन इस देश का प्रदेश का किसान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनको निभाया नहीं है। पर्चियां किसानों को गन्ने की आज भी नहीं मिल रही हैं, गन्ना भुगतान इतना बढ़ गया है वो नहीं मिल पा रहा है, जानवरों की आपने दशा देख लिया है। तो ये सबका मूल्यांकन किसान करेगा। अब ज़्यादा ब्रजेश जी अब क्या कहा जाए, मतलब जो होगा। कहना चाह रहे हैं बड़ी जरूरी चीज है, एक सेकंड सुन लीजिए। ऐसा है एमएसपी के बारे में हम आपको 2 बिंदु बताना चाह रहे हैं। केवल आपको अगर एमएसपी के बारे में जानकारी करना हो, आप सुबह हमारे साथ दुबग्गा की मंडी में चलिए और देखिए किसान की दुर्दशा क्या है, और उसके बाद वही चीज 5 रुपए किलो जिसका एमएसपी प्राइस रखा गया है आलू का, वही आलू 20 रुपए में यहां मिलता है नरई में। आलू और खरीदा कहां जा रहा है? आप जो है वहां चलिए, वहां देखिए किसान का सामान किस तरह खरीदा जाता है और बिचौलिए उसका फायदा उठाते हैं। ना उपभोक्ता को फायदा हो रहा है और उसी तरह किसान को नहीं हो रहा। ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि घोषणा से कुछ होगा। लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो बनना ही नहीं है। मंदिर वहीं देखिए मंदिर से सुनिए, मंदिर से मैं 2-3 बातें कर लूं। एक तो पूरी डिबेट में किसी की हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ कि कोई महंगाई पर बात करे। आज जीडीपी 7% से ऊपर है, महंगाई दर 4% से नीचे है। यूपीए सरकार के समय में जीडीपी 4% हुआ करती थी और महंगाई 7% हुआ करती थी। आपकी बोरी 900 वाली 1450 की हो गई। खाद्य पदार्थ आज तमाम सारी चीजें प्रोफेसर कविराज, आपको ऐसा क्यों लगता है प्रोफेसर साहब 1450 बीजेपी का एजेंडा शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ है? आपको ऐसा क्यों लगता है? कारण क्या है? ये गवर्नमेंट 5 साल तक काम की है। 5 साल में जो दलितों का अनुभव रहा है, जो ओबीसी का अनुभव रहा है सरकार के साथ, उसी आधार पर कह सकते हैं कि जो इन्होंने घोषणा पत्र में रखा है वो भी सिर्फ छलावा है, सिर्फ वोट लेने के लिए है। और कोई भी पार्टी, ब्रजेश जी, जब देश के आंतरिक मुद्दों को दरकिनार करके बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर दावा करती है, सांप्रदायिकता पर दावा करती है, धार्मिक चीज़ पर दावा करती है, तो मान लीजिए कि वह आंतरिक मोर्चे पर फेल्योर है। और वो सरकार जो सिर्फ ओबीसी एससी के वोट के लिए घोषणा पत्र जारी कर रही है, वो आने वाले दिनों में भी उनके लिए वही करेगी। नोटबंदी का कुछ फायदा हुआ है आपको लगता है? और 5 साल का अनुभव, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ जी? नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? नोटबंदी का यही फायदा हुआ, नोटबंदी का यही हुआ कि मझोले जो कुटीर उद्योग थे, जो लघु उद्योग थे, सब बेरोजगार हो गए। अभी इंडियन एक्सप्रेस में 4-5 दिन पहले एक डेटा आया था, उसको स्टाफ फाइलर कहते हैं। जब नोटबंदी हुई तो उसके 88 लाख लोग रिटर्न फाइल नहीं किए थे उस साल, वो 2016-17 में। और वही डेटा बीजेपी पेश करती है कि नोटबंदी से इतनी ज़्यादा फाइल करने लगे। आप बताइए, नोटबंदी से यही फायदा हुआ है? जो बड़ा नुकसान क्या हुआ रोजगारी वो खत्म हो गया। आप बताइए कि आपका देश नेपाल आपका पड़ोसी देश है। उसने मना कर दिया कि हम 2000 और 500 के नोट नहीं लेंगे। क्यों? ये आपको पता है? वहां पे ये नोट नहीं चलते। उन्होंने नोटबंदी के प्रोटेस्ट में और जितना घपला और डुप्लीकेट नोट आए कि उन्होंने कहा 100 रुपए का पुराना नोट केवल यहां मान्य होगा। इतना हाहाकार नेपाल में है मान्य? नहीं मान्य, आप पता लगा लीजिए। ऑलराइट, यस। मनीष सिंघवी, आप मुझे बताइए। नहीं मान्य। मनीष सिंघवी, भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनता में न जाके इन वायदों के आधार पर क्यों गई है? नए वायदों के आधार पर क्यों गई? क्योंकि देखिए, जो मैंने इसी चैनल पर एक बार हम लोग जब पिछले बैठे तब भी मैंने कहा था कि आप जितना इन लोगों का पब्लिक एड्रेस हो रहा है उसमें कहीं भी जीएसटी और नोटबंदी की चर्चा नहीं आ रही है। और 2000 एनएसएसओ का जो डेटा है 2017-18 को बेस करते हुए एम्प्लॉयमेंट का, वो भी रोक दिया गया।
क्यों रोक दिया गया ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसके ठीक पहले नोटबंदी और जीएसटी आई थी, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ा था, उसको रोक दिया लेकिन गया। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और एक चीज और बताऊं ब्रजेश जी आपको, बना नहीं रहे हैं। एक चीज और बताऊं आपको कि जो हम मंदिर कहते भी हैं बनेगा और और देश जो भी आगे चाहते, जो बढ़ेगा। हमारी नीतियां हैं, उसमें कितना जमीन क्यों आसमान नहीं का बना? फर्क 5 है। साल में नहीं, क्यों नहीं बिल्कुल। बना? आप कितनी भी अच्छा पूजा ये सब गाइए, आपको कुरुसेना मंदिर कह भी रहे हैं, बनेगा, देश भी राकेश आगे त्रिपाठी बढ़ेगा, की नजर में आप आर्थिक सब महाशक्ति भी कौरव बनेगा, वंशी सैन्य हैं। महाशक्ति भी बनेगा। ब्रजेश जी, हाँ। जो हमारी नीतियां हैं और जो हम कह रहे हैं उसमें कितना फर्क है, ऐसे देखिए कि इस बार के मैनिफेस्टो में एक है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में हम बैंक खोलेंगे। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, उल्टा हम पीएसबीज का मर्जर कर रहे हैं और बैंक ब्रांचेस को कम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। कहीं भी ब्रांच कम नहीं हुई है। हम मर्जर का मतलब बैंक ब्रांच कम होना नहीं होता है। हम डेटा देना चाह रहे हैं। नहीं, हम तो बैंक ब्रांचेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जस्ट लिसन राकेश जी, जो पिछले साल एसबीआई और उसके एफिलिएट्स का मर्जर हुआ, उसके बाद 5000 ब्रांचेस बंद हुई हैं। ये आंकड़ा है, इसको आप चेक करा लीजिएगा, हम लोग फिर यही मिलेंगे। 5000 ब्रांचेस बंद हुई हैं। अभी आपने 3 बैंक मर्ज किए, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक। अब एक रोड पर जब इन 3 बैंकों की ब्रांचेस होंगी तो जाहिर सी बात है तीनों नहीं रहेंगे, 2 बंद कर देंगे, एक चलाएंगे आप। तो आप एक तरफ कहते हैं सेक्टर में कितनी ब्रांचें नहीं खुली हैं, इनके बारे में आप ओके, डेटा देना चाह रहे हैं। राजेंद्र द्विवेदी जी, आज हमने 34 करोड़ जो खाते खोले हैं, ये कैसे आखिर तक कर पाए अगर बैंकिंग सेक्टर बढ़ा दे तो? राजेंद्र द्विवेदी जी, सारा घोषणा पत्र एक तरफ, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे और डेट बिल्कुल नहीं बताएंगे। द्विवेदी जी, मंदिर बनाने वाले ब्रजेश किनारे जी, कर जो देंगे। आज अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो जी। तो प्रधानमंत्री जी ने 3 बातों पर ज्यादा जोर दिया था, पुरानी उपलब्धियों पर नहीं। उन्होंने बोला राष्ट्रवाद उनकी प्रेरणा है, अंत्योदय उनका दर्शन है और सुशासन उनका मंत्र है। मतलब घोषणा पत्र को लेकर के एक आध्यात्मिक या दार्शनिक अंदाज में प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियां अपने 3 मंत्र दिए हैं। सैद्धांतिक वैचारिक राजनीति करने वाले लोग इसी प्रकार की बात करेंगे, कोई लॉलीपॉप नहीं करेंगे, कोई लॉलीपॉप देने की बात नहीं करेंगे। अंत्योदय की बात करना क्या अंत्योदय की बात करना या राष्ट्रवाद की बात करना कोई खराब बात होती है क्या? आप बोलने तो नहीं, राष्ट्रवाद की बात करना और अंत्योदय की बात करना ये आध्यात्मिक का बात इतना क्यों तुम मिला गया? नहीं, आध्यात्मिक कैसे होगा समझना चाह रहा हूं। और असहमति भी हो तो सुनना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसीलिए समझना चाह रहा हूं। जो भारतीय एक सेकंड, हाँ राजेंद्र जी बोलिए। हरनाम सिंह शांत हो जाइए भाई। हाँ राजेंद्र जी बोलिए। हमने कहा आज अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो सारे नेताओं की, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, सुषमा स्वराज जी ने जो कहा कि घोषणा पत्र जारी होते थे, अब की बार संकल्प पत्र जारी हुआ है, जबकि 2014 में घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया था। प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी बात नहीं कि केवल 3 मंत्र हैं पूरे घोषणा पत्र के। राष्ट्रवाद उनकी प्रेरणा है, अंत्योदय उनका दर्शन है और सुशासन उनका मंत्र है। कुल मिलाकर के उन्होंने जो 2014 के वादे किए थे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे सर। मंदिर हो चाहे मंदिर वहीं बनाएंगे, चाहे जीएसटी हो, किसी जी मंदिर पर वही जो चीजें 2014 में थी वही सब चीजें। ओके, प्रदीप गुप्ता जी, ऑलराइट, प्रदीप गुप्ता जी, सबसे बड़ी बात प्रदीप गुप्ता जी, ये 100 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर पे, 25 लाख करोड़ का निवेश एग्रीकल्चर सेक्टर में इसके अंदर आपकी डिबेट के अंदर। जी ऑलराइट, बोलिए प्रदीप गुप्ता जी। हाँ मिश्रा जी, 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं, 2-3 बातें बहुत आवश्यक हैं इस डिबेट के अंदर। जो असली डिबेट है, संकल्प पत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें देश के विकास के साथ साथ जो देश के अंदर ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाई जाए। देश के अंदर जिस हिसाब से आज हमारे पे कर्जा बढ़ रहा है, देश के अंदर 1500 करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ रहा है हर देश के अंदर, हर दिन के अंदर, उसका इलाज क्या है? संकल्प पत्र आपने दे दिया। किसानों की दशा सुधारने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। किसानों को या आम आदमी के लिए आप पेंशन स्कीम ला रहे हो, या हर आदमी को कांग्रेस कह रही है कि मैं 6000 महीना दूंगी है 20% लोगों को, वो पैसा कहां से आएगा? थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज के डिबेट के लिए निकाला है। पार्टियों के घोषणा पत्र का इवैल्यूएशन, मूल्यांकन आप अच्छे से कर लें। हर पार्टी के घोषणा पत्र को सामने रखें, उसका अतीत भी देखें कि उसने अपनी घोषणाओं का अमल में कितना लाया है, और वोट देते वक्त नेताओं के वायदे और पार्टियों के वायदों का मूल्यांकन जरूर करें, किसका झांसा है और किसका ढकोसला है। बहुत समझदारी से आपको वोट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।